अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं RH फैक्टर को। RH फैक्टर डिस्कवर करा था बच्चों लेनिस्टर एंड विनर ने। ये दोनों बच्चों लेनिस्टर एंड विनर ने RH फैक्टर को ढूंढा था एक मंकी के अंदर, और वो मंकी था बच्चों रीसस मंकी। ये इंपॉर्टेंट है, इसी रीसस मंकी के नाम पर हम इसको RH फैक्टर नेम करते हैं। बच्चों RH का जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट होता है RBC की सरफेस के ऊपर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना जरूरी है। बच्चों RH का एंटीजन हमेशा डोमिनेंट होता है। इसके डोमिनेंट होने का कारण है क्योंकि RH का जो जीन होता है बच्चों वो डोमिनेंट होता है, और जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स में से फादर या मदर दोनों में से अगर कोई भी RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब किसी भी पेरेंट्स के पास RH का एंटीजन प्रेजेंट है, तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा, न्यू बॉर्न बेबी आएगा, वो RH पॉजिटिव ही होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों। यहां पर हम इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ रहे हैं। यहां पर मैंने एक RBC ड्रॉ कर रखी है, और आप देखें इस RBC के ऊपर जो एंटीजन लगा है वो है RH का एंटीजन। अब बच्चों अगर RBC की सरफेस पर जैसे हमें ब्लड ग्रुपिंग में वहां पर एंटीजन मिल रहे थे, तो जो एंटीजन मिल रहा था वैसा ही ब्लड ग्रुप होता जा रहा था। तो बच्चों इसी तरह से RH एंटीजन अगर RBC की सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से, और उसे कहा जाता है RH पॉजिटिव। तो यहां आप देखें पॉजिटिव साइन डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ RH ऑन सरफेस ऑफ RBC। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, RH का एंटीजन भी यहां पर एब्सेंट है। तो बच्चों RH के एब्सेंस को डिनोट करते हैं हम नेगेटिव साइन से। नेगेटिव मींस माइनस का जो साइन होता है, RH नेगेटिव उसे कहा जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि RH फैक्टर इज एब्सेंट ऑन RBC। अब बच्चों हमने इतना समझ लिया है कि अगर RBC पे RH मिल रहा है तो पॉजिटिव कहलाएगी, और नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव से कहा जाएगा। अब इन्हीं की हेल्प से हम बच्चों इसको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में भी ऐड कर देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान करें, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट था वो था बच्चों AB। AB के साथ में अगर हम पॉजिटिव को भी जोड़ दें, इसका मतलब ये ऐसी RBC है जिस पर हमें 3 एंटीजन मिल रहे हैं। कौन कौन से? 3 एंटीजन आर, एंटीजन A, एंटीजन B एंड RH एंटीजन भी मिल रहा है। तो भाई A और B मिलके तो ब्लड ग्रुप बना देते हैं, और पॉजिटिव साइन यहां डिनोट कर रहा है RH फैक्टर की प्रेजेंस को, और इन तीनों को इकट्ठे ये मिलकर बनाते हैं बच्चों यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसी तरह से अगर यूनिवर्सल डोनर की मैं बात करूं तो यूनिवर्सल डोनर में था बच्चों O ब्लड ग्रुप। अब O ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और इसके पास RH का एंटीजन भी एब्सेंट है। एब्सेंट को हम डिनोट करते हैं बच्चों नेगेटिव से। हैव नो एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ RBC, इसी वजह से ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। और जब भी O ब्लड ग्रुप, बेसिकली O नेगेटिव, किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट करेगा तो बच्चों इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है,
और कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से ही जब इसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में जाता है तो वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती। बच्चों इसी RH फैक्टर से रिलेटेड यहां पर हम दो इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करेंगे। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण भाई इसका बहुत ज्यादा मेडिकल इंपॉर्टेंस है। आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके पास पेशेंट्स आएंगे और कई पेशेंट्स को बच्चों आपको ब्लड वहां पर चढ़ाना पड़ेगा। ये जो ब्लड चढ़ाना पड़ता है ये तो बच्चों इजी लैंग्वेज में कहा जाता है, पर डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहां पर सबसे पहला केस RH का हम बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पढ़ रहे हैं। अब बच्चों यहां समझते हैं, एक पर्सन जो आपके पास आया, आपने उसका ब्लड टेस्ट करा और आप देखते हैं कि क्या उसका ब्लड कैसा है भाई, उसका ब्लड है RH नेगेटिव। अब बच्चों यहां इंपॉर्टेंट समझना कि कभी कभी गलतियों से किस तरह से एक पेशेंट की जान आफत में आ जाती है। RH पॉजिटिव पर्सन और RH नेगेटिव पर्सन ये दोनों डिफरेंट होते हैं। RH नेगेटिव वाले को हमेशा RH नेगेटिव का ही ब्लड दिया जाता है और RH पॉजिटिव वाले को हम जरूर RH नेगेटिव से ब्लड दे सकते हैं, पर बच्चों RH नेगेटिव वाले को हम कभी भी पॉजिटिव ब्लड नहीं चढ़ाते। उसका क्या कारण है यहां समझते हैं। भाई RH नेगेटिव पर्सन है, अगर उसको RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इसको RH नेगेटिव का मतलब है कि ये बाय बर्थ इसके पास RH का एंटीजन नहीं है। तो अगर इसकी बॉडी में बाहर से RH का एंटीजन डाला जाए तो इसकी बॉडी उस RH के एंटीजन को बच्चों एज नॉन सेल्फ या फॉरेन एंटीजन ट्रीट करेगी। यहां पर देखो, अगर नेगेटिव की बॉडी में हम RH पॉजिटिव ब्लड डाल देते हैं तो क्या होता है, तो ये पॉजिटिव का एंटीजन जैसे ही इसकी बॉडी में एंटर करता है, एंट्री ऑफ RH पॉजिटिव एंटीजन इनसाइड दी RH नेगेटिव पर्सन, तो ये RH पॉजिटिव का एंटीजन इसके लिए हो जाता है बच्चों फॉरेन एंटीजन। और आप जानते हो कि फॉरेन जो एंटीजन्स होते हैं या जो एंटीजन हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होते हैं उनके अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज। तो यहां पर भी बच्चों इस एंटीजन की बॉडी में फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है तो अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। इसी वजह से क्योंकि हमारे पास अभी तक इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं थी तो बच्चों फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो सेफ हो जाता है। पर अगर सेकेंड टाइम इसी पर्सन को अगर हम दोबारा से RH पॉजिटिव ब्लड दे देंगे तो अब बच्चों इसकी जान का जोखिम बन जाएगा। किस तरह से भाई, सेकेंड टाइम RH एंटीजन आ रहा है, अब सेकेंड टाइम RH एंटीजन की बॉडी में एंट्री होगी तो अब हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार है और वो एंटीबॉडीज जैसे ही देखती हैं कि ये एंटीजन दोबारा से आया है, पहले आया था तो बॉडी में नुकसान करके गया था, अब इस बार वो उस नुकसान को नहीं होने देती और तुरंत उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसी वजह से होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से हो जाती है बच्चों क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। और आप जानते हैं क्लम्पिंग ऑफ ब्लड होगा तो उसमें होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ये फेटल कंडीशन है, डेथ भी इसमें हो सकती है। बच्चों एक और आसान एग्जांपल से मैं आपको ये एंटीजन की एंट्री और फिर इसके बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करता हूं। भाई आप समझें कि आप एक गली से रोज घर आते हैं और जाते हैं। भाई वो आपका आने जाने का एक रास्ता है जिसे आप डेली फॉलो करते हैं। अब जैसे ही आप एक दिन वहां उस गली से गुजर रहे थे तो बच्चों एकदम से वहां पर एक जो डॉग बैठा हुआ था वो आपकी तरफ आगे बढ़ता है और वो वहां पर आके भाई भौंकना शुरू कर देता है। तो आप भाई
क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे उस एनकाउंटर के लिए, क्योंकि डेली जाते हो, डेली तो ये कुछ नहीं बोलता। अब क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम उसने आपको आके भाई इस तरह से एनकाउंटर किया तो आप डर जाओगे। हो सकता है आप वहां से जान बचा के भागो या गली चेंज कर दो। पर अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि भाई ये वाला जो डॉग है ये मैड हो चुका है, ये कभी भी अटैक कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम आप कैसे जाओगे भाई? आप प्रिपेयर होके जाओगे। प्रिपेयर का मतलब भाई डंडा वगैरह साथ लेके जाएंगे ताकि अब अगर ये आए तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सेम इसी तरह से फर्स्ट एनकाउंटर में बॉडी अनप्रिपेयर्ड रहती है जैसे ही RH एंटीजन की एंट्री होती है, पर सेकेंड एनकाउंटर में बॉडी को मेमोराइज हो जाता है कि जब फर्स्ट टाइम ये एंटीजन आया था तो बॉडी को हार्म हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए बॉडी एंटीबॉडीज को फॉर्म कर लेती है। और जब दोबारा से इस एंटीजन की एंट्री होती है तो बच्चों अब हम इस एंटीजन को नहीं छोड़ते और उस समय ये रिएक्शन होती है और इस वजह से क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो ये था RH फैक्टर का फर्स्ट केस। अब बच्चों यहां पर हम RH फैक्टर का सेकेंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस वजह से है अभी हम यहां समझते चलेंगे। बच्चों इस केस का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वर्ड देख के बिल्कुल मत घबराइए भाई, इस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं, पर पूरा का पूरा प्रोसेस समझने के बाद, क्योंकि उसके बाद इस वर्ड के मीनिंग को आप इजीली मैच कर पाएंगे भाई, समझ बहुत जल्दी से आ जाएगा। बच्चों ये केस आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आप डॉक्टर बन गए। चलो भाई थोड़ी देर के लिए हम डॉक्टर बनते हैं भाई। पहन लिया हमने व्हाइट एप्रन और आपके गले में स्टेथोस्कोप, आप आपकी क्लिनिक के अंदर बैठे हुए हो। अब बच्चों इमेजिन करें भाई, क्लिनिक में एक पेशेंट आया, एक कपल, ठीक है, वहां से हम इसको कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप इस इमेजिनेशन में ही रहिएगा और देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। बच्चों यहां पर जो कपल है उसमें एक फादर है और एक मदर है। आप ध्यान रखें भाई, फादर है RH पॉजिटिव और जो मदर है बच्चों RH नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां ध्यान बहुत जरूरी है रखना। पॉजिटिव साइन हम जानते हैं RH फैक्टर की प्रेजेंस को डिनोट कर रहा है, जबकि नेगेटिव RH फैक्टर की एब्सेंस को। और RH से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दोबारा से यहां पर हम बच्चों याद करते हैं कि RH का जो एंटीजन है वो डोमिनेंट जीन पे होता है। इस वजह से ये बच्चों हर ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब भाई जो भी चाइल्ड बर्थ लेगा उसमें RH पॉजिटिव ही एंटीजन हमें मिलेगा। अब यहां समझते हैं बच्चों ये केस ही हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर। अब जब बच्चों ये मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी मां के अंदर था वो कैसा होगा भाई? वो भी RH पॉजिटिव ही होगा, कारण डोमिनेंट फैक्टर है। तो फादर से ये डोमिनेंट फैक्टर बच्चे को भी मिला और इस वजह से बच्चा RH पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों इससे पहले हमने केस 1 में एक कहानी की हेल्प ली थी, उसी कहानी को थोड़ा सा याद करा रहा हूं कि जब पहली बार डॉग ने हम पे अटैक किया था तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, पर नेक्स्ट टाइम हम प्रिपेयर्ड हो गए थे क्योंकि हमारे पास वो मेमोरी आ गई थी कि भाई ये डॉग अटैक कर सकता है। तो हम नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर मतलब डंडा लेके साथ गए थे। तो ये आप कहानी का लिंक अपने साथ रखना, तो ये बहुत आसानी से आपको केस 2 भी समझ में आ जाएगा। अब बच्चों आप देखें RH पॉजिटिव एंटीजन फीटस के अंदर प्रेजेंट है और मां की बॉडी कैसी है? RH नेगेटिव। RH नेगेटिव भाई बाय बर्थ ही मां के पास RH एंटीजन नहीं है। अब क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी के समय
जब बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, उस समय बच्चों, भाई बच्चा जो होता है मां के पेट के अंदर बच्चों एक ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, उस ऑर्गन का नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू मां की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और वापस बच्चे की बॉडी से वेस्ट कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अब जब डिलीवरी होती है तो बच्चों वो जो प्लेसेंटा है वो वहां से हटना शुरू होता है, सेपरेट होना शुरू होता है। तो जब प्लेसेंटा वहां से डिटैच हो रहा है तो बच्चों वहां पर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और वो टूटने की वजह से वहां ब्लीडिंग होती है। उस समय, उस डिलीवरी के उस दौरान फीटस का ब्लड, थोड़ा सा ही ब्लड, भले ही फीटस का ब्लड बच्चों मां के सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाता है। अब आप जानते हो फीटस के ब्लड में क्या प्रेजेंट थी? RH एंटीजन। और ये RH एंटीजन जैसे ही बच्चों मां के ब्लड के अंदर गया, ये देखो हमने यहां फर्स्ट डिलीवरी के समय क्या हुआ, फीटल ब्लड एंटर्स इनटू मदर सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? एंट्री ऑफ RH एंटीजन इन मदर सर्कुलेशन। मां की बॉडी में पहली बार RH एंटीजन आया। क्या मां की बॉडी इस RH एंटीजन, जो कि फॉरेन एंटीजन है मां की बॉडी के लिए, वो उसके लिए प्रिपेयर थी क्या? बिल्कुल नहीं। भाई फर्स्ट टाइम जब डॉग ने अटैक करा था, क्या हम प्रिपेयर थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब आप देखें, जैसे ही ये एंटीजन मां की बॉडी के अंदर एंटर करता है बच्चों, तो मां की बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। तो यहां पर हम लिख देते हैं मां की बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बना रही है? एंटीबॉडीज। तो यहां हम लिख रहे हैं एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज यहां बन गई। अब आप ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी बनने में कुछ टाइम लगा। इस टाइम से पहले डिलीवरी हो चुकी थी। इस वजह से फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दोबारा एक बार यहां इसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी फीटस का कुछ ब्लड मां के सर्कुलेशन में गया, उस ब्लड के साथ RH का एंटीजन भी मां के सर्कुलेशन में गया। जैसे ही मां की बॉडी में RH एंटीजन पहुंचा, मां की बॉडी ने उसके अगेंस्ट बनाना शुरू करी एंटीबॉडीज। पर जब तक एंटीबॉडीज बनती, डिलीवरी हो चुकी है। तो मतलब पहले बच्चे को कोई खतरा नहीं है, पहला बच्चा नॉर्मली हेल्दी, भाई उसका बर्थ हो जाएगा। अब मुसीबत कहां से शुरू होती है? मुसीबत शुरू होती है जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होंगी, क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है। तो मां के अंदर जो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो सेकेंड फीटस आएगा, वो भी बच्चों RH पॉजिटिव ही होगा। अब बच्चों आप ध्यान दें, ये RH एंटीजन अब दोबारा से आ रहा है, पहले आया था, अब दोबारा से आ रहा है। अब हमारे पास मां की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार है, पहले नहीं थी। तो जैसे ही इन एंटीबॉडीज को पता चलता है कि वही एंटीजन आया है जो पहले भी आया था और उसकी वजह से हार्म हुआ था, तो अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और बच्चों कहां पहुंच जाती है? सेकेंड फीटस के अंदर। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्लेसेंटा, ये ऑर्गन है, याद करें आप। और यहां इसको क्रॉस करके ये एंटीबॉडी बच्चों देखो कहां आ रही है, ये सीधे पहुंच गई इस सेकेंड फीटस के पास। अब आप जानते हैं एंटीबॉडी है, पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बनी है, और वो एंटीजन है RH एंटीजन। तो बच्चों जैसे ही ये मदर की बॉडी से एंटीबॉडी फीटस की बॉडी में पहुंचती है, अब एंटीजन भी मिल गया, एंटीबॉडी भी मिल गई। अब बच्चों ध्यान दो, एंटीजन एंटीबॉडी से क्या होता है भाई? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इस रिएक्शन के बारे में आप जानते हो भाई, ये रिएक्शन होगी तो उसमें होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। बच्चों RBC टूट जाएंगी। भाई आपको पता है ये RH एंटीजन RBC की सरफेस पर ही प्रेजेंट था, इसी वजह से इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते करते RBC भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहां पर आप ध्यान रखें बच्चों, फीटस की RBC डिस्ट्रॉय हो रही है, क्यों? क्योंकि ये जो एंटीबॉडी आई है ये फीटस के अंदर है।
तो फीटस की आरबीसी कम होती जाएंगी। तो फीटस के अंदर हमें पहला सिम्टम क्या मिल रहा है भाई, डिक्रीज इन आरबीसी, और डिक्रीज इन आरबीसी को हम बोलेंगे एनीमिया। अब बच्चों आप ध्यान करें, एनीमिया ये तो हमें समझ में आ गया, आरबीसी टूटी और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में बच्चों हीम वाला पार्ट जिसमें आयरन प्रेजेंट था, उसके ब्रेकडाउन पे वहां मिलता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन येलो कलर पिगमेंट। तो बच्चों क्योंकि आरबीसी टूट रही है और बिलिरुबिन का लेवल फीटस के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ये येलो कलर पिगमेंट जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों जॉइंडिस। तो आपको समझ में आया होगा कि ये दो कंडीशन हमें फीटस के अंदर मिल रही। अब इन्हीं कंडीशंस को कहा जाता है बच्चों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत ही आसानी से अब समझ में आ जाएगा। इरिथ्रो का मतलब है आरबीसी, ब्लास्टोसिस, भाई ब्लास्टोसिस का मतलब है ब्लास्ट कर देना, भाई आरबीसी में ब्लास्ट हो गया या आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई। बच्चों यहां पर बताना जरूरी है कि किसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय, फीटस की या मदर की। इसी वजह से इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस के लास्ट में हम लिखते हैं फिटालिस। फिटालिस का मतलब है फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे अगर फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई तो फीटस का क्या हुआ होगा। बच्चों यहां पर यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस हार्मफुल कंडीशन है, और अगर फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो फीटस की डेथ हो जाती है। यह फेटल कंडीशन है। इसी वजह से इस केस को पढ़ना जरूरी है ताकि यह गलती हमसे कभी ना हो। अब बच्चों यहां समझना आप, भाई सेकंड फीटस की इस कंडीशन में डेथ हो रही है। अब आप याद करो, भाई हमने कुछ इमेजिन करा था, हमारे पास एक कपल आया था, तो बच्चों उस कपल को आप समझा सकते हो कि भाई आपका फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मल होगा, पर सेकंड चाइल्ड को भी हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं भाई, यहां पर समझो बच्चों, इस फर्स्ट डिलीवरी के बाद, इस फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद अगर हम दे दें बच्चों एंटी आरएच एंटीबॉडी, क्या दे रहे हैं हम यहां, आप ध्यान दीजिएगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी अगर मैं दे दूं किसको भाई, ये मदर को, तुरंत फर्स्ट डिलीवरी के बाद, तो इससे क्या होता है सेकेंड फीटस भी सेव हो जाता है। ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज के बच्चों कुछ नाम हैं जो हमें याद रखना जरूरी है। वो है बच्चों रोगम, देन सेकंड है रोलिन, और थर्ड है बच्चों एंटी डी। इन तीनों में से बच्चों कोई सा भी एक अगर हम मदर की फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद अगर हम दे दें तो इस वजह से सेकेंड फीटस भी सेव हो जाएगा। और बच्चों डॉक्टर का तो काम भी यही है भाई, जान बचाना। इसी वजह से तो डॉक्टर भगवान कहलाते। तो बच्चों वो कपल भी वहां से भाई खुशी खुशी आपकी ये बात सुनकर चले जाएंगे। अब हम बच्चों यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेशन को। इस सर्कुलेशन चैप्टर में हम यहां पर समझेंगे पाइपलाइन सिस्टम के बारे में। पाइपलाइन सिस्टम क्या होता है भाई, बहुत आसान है। आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में पानी की पाइपलाइन होती है, इसी तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर भी पाइपलाइन का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। और जो ये पाइपलाइन हमारी बॉडी के अंदर है इसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इन पाइपलाइन या ब्लड वेसल्स के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है ब्लड, ये हम सभी जानते हैं। अच्छा ब्लड का काम क्या है भाई, ब्लड पूरी बॉडी में भाई जब सर्कुलेट होता है उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लड जब पूरी बॉडी का चक्कर लगा रहा है तब उस समय वो क्या कर रहा होता है भाई, क्यों ब्लड को पूरी बॉडी का चक्कर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप देखें ब्लड जब पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है
तो उस समय बच्चों वो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। गैसियस एक्सचेंज होता है, ये हमने देखा भाई रेस्पिरेशन में। और बच्चों वहां पर जो उन ऑर्गन्स की वर्किंग की वजह से जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है बच्चों, ये ब्लड उस वेस्ट को भी वहां से ले लेता है और उस वेस्ट को पहुंचा देता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, अरे भाई वो ऑर्गन्स जो जितना भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है बच्चों, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हमने देखा भाई ब्लड इन सारी सब चीजों का कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा सब करता है। और ये ब्लड बच्चों बॉडी में सर्कुलेट कैसे हो पा रहा है? तो बच्चों बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट। भाई दिल है और दिल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हार्ट का एक्शन होता है बच्चों पंपिंग एक्शन। इसी वजह से भाई बॉडी के अंदर ये ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है। और बच्चों ये जहां भी जिन भी ऑर्गन्स तक पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है। भाई हार्ट का ये जो पंपिंग एक्शन है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों भाई दिल का धड़कना। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, कहीं अलग अलग तरीके से जाती है। अब यहां आगे सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं बच्चों कि दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट हैं। सबसे पहला है ओपन टाइप। इसे ओपन टाइप क्यों कहा जा रहा है ये आप यहां समझे, बहुत ही आसान भी है। हार्ट से ब्लड होता हुआ लार्ज वेसल्स मींस बड़े साइज की वेसल्स से देन वो फाइनली बच्चों कैविटीज में आके इकट्ठा हो जाता है। ये आप देखें, ये एक यहां पर खाली जगह बना रखी है मैंने, इसके अंदर आके ब्लड भर जाएगा। इन खाली जगहों को ओपन स्पेस या बॉडी कैविटीज कहा जाता है, या साइनस भी बोलते हैं हम इनको। और बच्चों जब इनमें ब्लड भर जाता है या सर्कुलेटिंग फ्लूइड भर जाता है, तो अब आप देखें यहां पर कि बच्चों ये इसके चारों तरफ टिश्यू लगे हुए हैं। ये टिश्यू इस ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में, भाई ब्लड को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं यहां पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। बच्चों ये लेस एडवांटेजनस पैटर्न किस वजह से है? भाई ये इस वजह से लेस एडवांटेजनस है कि अगर कहीं डिमांड किसी टिश्यू की इंक्रीज होती है तो हम उसकी डिमांड के हिसाब से उसको पर्टिकुलर सप्लाई नहीं कर सकते। कारण ये ओपन वेसल से भाई आकर सीधा हमने भर दिया, इसको हमने कैविटीज के अंदर ब्लड को फिल कर दिया, इस वजह से। और इस तरह का पैटर्न मिलता है बच्चों आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क के अंदर। देन क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे की अगर मैं बात करूं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे में आप देखेंगे इस डायग्राम में ब्लड हमेशा बच्चों ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। कभी भी ब्लड वेसल को छोड़कर ब्लड बाहर नहीं जाता है। आप देखें हार्ट से ये ब्लड इस डायरेक्शन में गया, ऑर्गन्स तक पहुंचा और दोबारा ऑर्गन्स से हार्ट की तरफ लौट आया। इस दौरान ये हर समय ब्लड वेसल्स के अंदर ही बना रहा। बच्चों इसमें टिश्यू जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह पाता है। कारण होता है भाई बहुत हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल तक हम ब्लड वेसल नहीं लेके जा सकते। उसके लिए वहां पर लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ के थ्रू हम उस टिश्यू तक अपनी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट कलेक्शन का काम कर पाते हैं। तो यहां पर आप देखें टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट क्योंकि ब्लड वेसल्स वहां पर प्रेजेंट है। मोर एडवांटेजनस पैटर्न इसे क्यों कहा जाता है? भाई मोर एडवांटेजनस पैटर्न इसे इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर में ब्लड रन कर रहा है, तो ये डायरेक्शन, फ्लो, ये सारा सब हमारे हिसाब से किया जा सकता है। मान लो किसी ऑर्गन की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो हम पर्टिकुलर उस ऑर्गन की डिमांड के हिसाब से सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से बच्चों ये ज्यादा एडवांटेजनस पैटर्न है। और इस तरह का पैटर्न मिलता है बच्चों एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में। देन उसके बाद यहां पर हम एक और
कैटेगराइजेशन देख रहे हैं बच्चों, ये है ऑन दी बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। भाई वहां पर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे दो तरह का कैटेगराइजेशन है। पहला है ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, इसमें भाई नाम ही ब्लड का आ रहा है, तो यहां पर जो सर्कुलेटिंग सिस्टम में जो चीजें प्रेजेंट है, सबसे पहला तो हो गया ब्लड। ब्लड बच्चों प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो सेकंड हो गई ब्लड वेसल्स, और ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम होता है हार्ट का, तो भाई थर्ड हो गया हार्ट। देन इसी की नेक्स्ट कैटेगरी है लिम्फेटिक सिस्टम। नेम के हिसाब से भाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है लिम्फ, और लिम्फ बहेगा बच्चों लिम्फ वेसल्स के अंदर। और बच्चों ये लिम्फ वेसल्स आपस में एक दूसरे को जहां से क्रॉस करती हैं, वहां पर बच्चों नोड लाइक एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड। तो ये एक इजी सा कैटेगराइजेशन था। देन इसके बाद अब हम बच्चों मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है बच्चों टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। भाई किस तरह का सर्कुलेशन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है और उनमें किस तरह के हार्ट होते हैं, या अगर हम कहें तो हम यहां देख रहे हैं कि भाई किन तरह तरह के जो दिल यहां प्रेजेंट होते हैं उनकी हम यहां बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें उसके लिए बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पता होना चाहिए कि कहां पे क्या चीज प्रेजेंट है, क्योंकि आगे हम उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर ही हार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो यहां पर एक सिंपल हार्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है। यह हार्ट असल में फिश का हार्ट है, पर अभी हमें स्ट्रक्चर समझने में यह बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यह सिंपल हार्ट है। यहां पर बच्चों आप ध्यान दें, इस हार्ट में ब्लड की एंट्री कहां से होती है और एग्जिट कहां से होती है, यह हमें ध्यान रखना है। भाई यहां पर ब्लड की एंट्री के लिए बच्चों ये ओपनिंग्स यहां पर प्रेजेंट है, आप देखें ये दो ओपनिंग्स यहां पर, और इन ओपनिंग्स से यहां पर इस तरह से ब्लड अंदर आता है। अंदर आने के बाद आप देखिए बच्चों, ये यहां पर आपको एक डिप्रेशन या छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, इसे बोलते हैं बच्चों असेसरी सैक, और इस असेसरी सैक का नाम है बच्चों साइनस वीनोसस। भाई आप साइनस का मतलब तो हम जान ही चुके हैं, जहां पर कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं साइनस। वीनोसस इसे क्यों कहा जा रहा है, अभी जब हम सर्कुलेशन इसका पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लेबल कर दिया बच्चों इसको असेसरी सैक को साइनस वीनोसस। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि ब्लड की एंट्री कहां से हो रही है और ब्लड एग्जिट कहां से हो रहा है हार्ट में। तो हमने एंट्री तो देख ली बच्चों, ये दोनों कॉर्नर से ब्लड अंदर आया, पहले इस असेसरी सैक में भरेगा। अब देखें ब्लड हार्ट में किधर मूव करता है, ये बच्चों ऊपर की तरफ मूव करता है। और आप देखो यहां पर आपको ये ब्लैक कलर का चैम्बर नजर आ रहा है बच्चों, ये ब्लैक कलर का चैम्बर, इसे मैं लेबल कर रहा हूं एट्रिया। एट्रिया को हम बच्चों एक और नाम से भी जानते हैं ऑरिकल। एट्रिया या ऑरिकल आप इसे बोल सकते हैं, सेम मीनिंग है। अब बच्चों इसको एट्रिया किस वजह से कहा जा रहा है, भाई ब्लड रिसीविंग चैम्बर जो हार्ट के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों एट्रिया। रिसीविंग का मतलब क्या है, भाई आपने कई बार ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करी होगी तो उसको देने के लिए डिलीवरी बॉय आता है, तो बच्चों हम उसको रिसीव करने जाते हैं, मींस लेने जाते हैं। तो इसी तरह से ब्लड को रिसीव जो पहला हार्ट का चैम्बर करता है उसे हम एट्रिया या ऑरिकल, सेम ही बात है, टर्म करते हैं। देन इसके बाद बच्चों ऑरिकल से ब्लड मूव करता है सेकंड चैम्बर की तरफ। आप देखें ये दूसरा चैम्बर हमें दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं बच्चों वेंट्रिकल। यहां पर आप देख रहे हैं भाई एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल। ये बच्चों मैंने इसे लेबल कर दिया वेंट्रिकल। अब आप देखें साइनस वीनोसस से होता हुआ ब्लड पहुंचा पहले हार्ट के चैम्बर में, जो चैम्बर है वो था ऑरिकल, देन पहुंचा सेकंड चैम्बर में जो है वेंट्रिकल। अब बच्चों ये हार्ट से बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा और आप देखें यहां पर भी
आपको एक थिक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे मैंने यहां ब्लैक कलर से शेड कर रखा है। इसे बच्चों बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसिस, या फिर इसे ट्रंकस आर्टीरियोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। बच्चों यहां लेबल कर दिया। भाई इस हिस्से को हम बोल रहे हैं कोनस आर्टीरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टीरियोसिस। अब ब्लड का फ्लो किस तरह से है, ये फाइनली फिर बच्चों यहां से हार्ट को छोड़कर ब्लड बाहर आ जाता है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट नोट करने को आपको कहा था मैंने। एंट्री हुई, अंदर आया ऑरिकल, देन वेंट्रिकल, देन कोनस आर्टीरियोसिस या ट्रंकस आर्टीरियोसिस, और देन बाहर की तरफ निकल गया। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि रिसीविंग चैम्बर को ऑरिकल, देन ऑरिकल से ब्लड जाता है वेंट्रिकल और फाइनली बाहर चला जाता है। ये जो हार्ट है ये लोअर वर्टिब्रेट्स का हार्ट है। जैसे जैसे हम आगे मींस हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, तो कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होंगे और कुछ पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर गायब हो जाएंगे। अब बच्चों हम यहां वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स को देखने जा रहे हैं। यहां वर्टिब्रेट्स के हार्ट में हम बेसिकली कितने चैम्बर्स प्रेजेंट हैं और वो चैम्बर्स की वजह से ब्लड किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, बच्चों सिर्फ उतना ही यहाँ पर हम नॉलेज गेन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें ये टेबल हमने बना रखी है। इस टेबल की हेल्प से हम आसानी से चीज़ों को समझ भी सकेंगे और हमें जल्दी याद भी होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें भाई ये फिश वाले सेक्शन में देखें आप, ये फिश वाला हार्ट हमने जस्ट अभी देखा था। उसमें जो ब्लड रिसीविंग चैम्बर होता है उसे हमने ऑरिकल बोला था, और जहां से ब्लड हार्ट को छोड़ के बाहर चला जाता है उस चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोल रहे थे। वहां पर और भी स्ट्रक्चर्स थे जैसे साइनस विनोसस, कोनस आर्टीरियोसिस। बच्चों यहां पर हम बेसिकली सिर्फ चैम्बर्स की बात करेंगे। हमारा जो हार्ट होता है वो भी चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। तो हम सबसे पहले लोअर वर्टिब्रेट से धीरे धीरे हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो वहां पर बच्चों यहां पर हमें सिर्फ 2 ही चैम्बर दिख रहे हैं, आप देखें। तो इस वजह से यहां पर एट्रिया कितना है बच्चों, एक सिंगल एट्रिया है। और वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो आप देखें एक सिंगल वेंट्रिकल हमें इस डायग्राम में विजिबल है। और बच्चों जो फिश का जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बच्चों, उसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बच्चों ब्लड हार्ट में से सिर्फ एक ही बार पास हो रहा है। ये अभी हम आगे समझेंगे भाई सिंगल और डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। देन बच्चों नेक्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं एम्फीबियंस के हार्ट को। एम्फीबियंस के हार्ट में आप देखें भाई जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता है तो वहां पर चीजें डेवलप होती जाती हैं। जहां पर पहले इनिशियली 2 ही चैम्बर थे हार्ट में, अब बच्चों आप अगर इस डायग्राम को देखें तो यहां पर आपको 3 चैम्बर्स विजिबल हो रहे हैं। भाई अगर हम हार्ट के ऊपर देखें तो यहां पर मैंने इसको दोनों जगह ए से मेंशन करा है। ए का मतलब है बच्चों एट्रिया। तो यहां पर आप ये समझ में आ रहा है कि भाई एट्रिया के अब 2 डिविजन्स हो चुके हैं। 2 एट्रिया हो गए, उसकी रिस्पेक्टिव साइड के हिसाब से बच्चों हम इसे राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम बोल सकते हैं। पर आप अगर वेंट्रिकल की तरफ यहां ध्यान दें तो वेंट्रिकल का चैम्बर अभी भी सिंगल ही यहां पर प्रेजेंट है। तो बच्चों इस वजह से यहां पर एट्रिया काउंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 एट्रिया है, और इसी तरह वेंट्रिकल्स यहां पर बच्चों सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। और जो एम्फीबियंस होते हैं बच्चों उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। भाई ये इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि वेंट्रिकल में अभी डिविजन्स नहीं हुए हैं। इस वजह से बच्चों यहां पर मिक्स्ड ब्लड मिलता है जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। देन भाई हमने यहां देखा सिंगल वेंट्रिकल, और सर्कुलेशन का अगर हम टाइप देखें तो वो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देन इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं रेप्टाइल्स की तरफ। रेप्टाइल्स भाई आप जानते हैं भाई स्नेक वगैरह ये सारे सब रेप्टाइल्स में आते हैं। इनमें भी अगर हम इसके हार्ट को यहां ध्यान से देखें बच्चों, यहां थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको करना पड़ेगा। आप देखें ऑरिकल्स तो हमें 2 ही विजिबल है,
वेंट्रिकल भी हमें सिंगल ही विजिबल है। तो फिर कंपैरिजन किस बात का? बच्चों कंपैरिजन इस बात का है कि अब यहां रेप्टाइल्स में बच्चों वेंट्रिकल का डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको वेंट्रिकल के बीच में एक ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर विजिबल है। बच्चों ये है सेप्टा। ये सेप्टा धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है, पर अभी इसके कंप्लीट भाई इसने ग्रो करके वेंट्रिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। आप देखें यहां एम्फीबियंस में कोई सेप्टा नहीं है, जबकि रेप्टाइल्स के हार्ट में हमें सेप्टा विजिबल है। अगर हम बच्चों यहां ऑरिकल्स की बात करें तो यहां पर अभी भी दो ही ऑरिकल है, तो यहां पर हमने लिख दिया। इसी तरह से बच्चों वेंट्रिकल भाई अभी सिंगल ही वेंट्रिकल है, डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से यहां पर सिंगल वेंट्रिकल और सर्कुलेशन भी रेप्टाइल्स जैसा ही है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और यहां पर भी बच्चों मिक्स्ड ब्लड ही हमें मिलेगा। अब बच्चों लास्ट वाले सेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चों क्रोकोडाइल बच्चों रेप्टाइल्स में ही आते हैं, पर ये एक्सेप्शन है, एक तरह से आप मान लें। एव्स का मतलब है भाई बर्ड्स और मैमल्स। इनमें बच्चों यहां पर आप देखें, अब ये जो वेंट्रिकल का जो सेप्टा यहां ग्रो कर रहा था, अब ये ग्रो करके कंप्लीट उसका वेंट्रिकल के दो सेपरेट पोर्शंस क्रिएट कर चुका है। तो अगर इस वाले हार्ट को हम इससे कंपेयर करें तो आप देखेंगे ऑरिकल्स तो दो हैं भाई, ऑरिकल्स यहां पर भी दो हैं, पर जब वेंट्रिकल्स को हम कंपेयर करते हैं तो आप देखें यहां सिंगल वेंट्रिकल है, जबकि यहां पर अब दो वेंट्रिकल साफ दिखाई देना शुरू हो गए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बच्चों कि जब 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है भाई, दो ऊपर वाले ऑरिकल और नीचे वाले वेंट्रिकल, तो इसे बोला 4 चैम्बर्ड। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में बच्चों मिक्सिंग ऑफ ब्लड अब नहीं होगा। मिक्सिंग का मतलब भाई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपस में मिक्स नहीं होगा, वो दोनों अलग अलग सेपरेट लाइन पे अपने रास्ते चलेंगे। यही फायदा है बच्चों, ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है भाई। ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा एडवांस जो स्ट्रक्चर यहां पर बना आप देख सकते हैं, ये है 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहां पर हमने लिख दिया भाई 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। और क्योंकि अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड खत्म हो गई है, इस वजह से अब यहां पर मिलता है बच्चों डबल सर्कुलेशन। जो अभी तक इनकम्प्लीट चल रहा था अब जाके कंप्लीट हो गया है, और इसे हम बोल रहे हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों इस तरह से हमने वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स को देखा। बच्चों इसके बाद अब हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बच्चों बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स से रिलेटेड बच्चों डीप नॉलेज आप गेन करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी में, पर यहां पर हम इनको साथ में याद करते चलते हैं। तो बच्चों यहां पर जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट रिलेटेड है बच्चों कोनस आर्टेरियोसस एंड साइनस विनोसस से। आप याद करें हमने वो फिश का हार्ट में यहां नीचे की तरफ साइनस विनोसस और ऊपर की तरफ कोनस आर्टेरियोसस ड्रॉ करा था। बच्चों ये कोनस आर्टेरियोसस एंड साइनस विनोसस इट इज प्रेजेंट इन फिश एंड एम्फीबियंस। ये फिश एंड एम्फीबियंस में ही मिलते हैं। बच्चों यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है इन रेप्टाइल्स में क्या मिलता है भाई, रेप्टाइल्स में सिर्फ साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, वहां पर कोनस आर्टेरियोसस बच्चों हमें नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जाते हैं। देन बच्चों अगर हम वीनस हार्ट की बात करें, भाई वीनस हार्ट वो हार्ट होता है बच्चों जिसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। भाई ये फिश का हार्ट है, इसमें यहां से जो ब्लड एंटर करता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, और कंप्लीट हार्ट में हमें एक ही तरह का ब्लड मिलता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह के हार्ट को हम बोलते हैं बच्चों वीनस हार्ट, और ये मिल रहा है फिशेस के अंदर। देन बच्चों अगर वीनस हार्ट की बात कर ली तो भाई आर्टीरियल हार्ट भी होता होगा। भाई ऐसा हार्ट जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता हो, बिल्कुल होता है, और वो हार्ट बच्चों मिलता है
प्रॉन्स में, प्रॉन भाई आप जानते हैं झींगा, उसे हम प्रॉन बोलते हैं। देन बच्चों अगर हम बात करें कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका है या सबसे बड़ा दिल वाला कौन है, तो बच्चों उसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उसका नाम है बच्चों बलेनोपेट्रा मस्कुलस। भाई आप इस नाम से नहीं जानते? अच्छा, तो आप जानते होंगे वेल के नाम से। भाई उसका बहुत बड़ा हार्ट होता है बच्चों, इतना बड़ा हार्ट कि उसके अंदर हम जाके रह सकते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि टू चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है। बच्चों टू चैम्बर्ड हार्ट की मैं बात करूं तो आप इन डायग्राम्स की हेल्प लें और इसमें देखकर बताएं कि भाई दो चैम्बर्ड हार्ट मींस ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ दो ही चैम्बर प्रेजेंट है वो किस में होगा। भाई देखो आप यहां पर फिश के अंदर ही हमें दो चैम्बर्ड हार्ट विजिबल है। इसी तरह से तीन चैम्बर्स, थ्री चैम्बर्ड हार्ट किन किन में मिलता है, तो बच्चों हम जानते हैं कि एम्फेबियंस और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमें मिलेगा। इसी तरह से अगर बच्चों चार चैम्बर्ड हार्ट, भाई फोर चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करें तो वो मिलता है बच्चों क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो बच्चों इस तरह से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखे।